फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 4 का लास्ट टॉपिक करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन, इनफर्टिलिटी। नाउ फर्स्टली इनफर्टिलिटी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगी। एक वर्ड जो हम यहाँ पे बार बार रीड आउट करेंगे दैट इज इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल, और एक वर्ड है स्टेराइल। तो क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है? ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहले हम बात करते हैं इनफर्टाइल की। इनफर्टाइल, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फर्टाइल का मतलब होता है जब किसी में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ से तो आप जनरली यही कहोगे कि इनफर्टाइल मीन्स जिसके अंदर बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, बट नहीं, ये डेफिनेशन अधूरी है। इनफर्टाइल का मीनिंग होता है जब कोई बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता हो बट फिर भी उसके बेबीज नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मेल है वो तो हो सकता है फर्टाइल है, बट जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेल है वो इनफर्टाइल हो और फीमेल फर्टाइल हो। तो बेबी प्रोड्यूस तभी हो सकते हैं जब कपल में दोनों ही मेल और फीमेल जो है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी रखते हों। तो इनफर्टाइल का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उनमें बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है। दे हैव द पावर टू प्रोड्यूस द बेबीज, बट ड्यू टू अनदर पार्टनर मे बी द बेबीज आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। और जब हम बात करते हैं स्टेराइल की, तो स्टेराइल को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उनका बेबी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। इनफर्टाइल कपल्स के बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहे बिकॉज उसके लिए कुछ कमी है और उस कमी को हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। बट स्टेराइल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आप चाहे ट्रीटमेंट भी दे लो तब भी जो पर्सन है वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किन्नर का सुना होगा, जो किन्नर होते हैं उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो ना तो मेल की तरह डेवलप्ड होते हैं ना ही फीमेल की तरह, तो दे आर स्टेराइल, मीन्स वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उनको चाहे आप ट्रीटमेंट भी दे दो, इवन देन वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, मतलब चाहे वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स रखते हैं, चाहे वो हर मेथड यूज करते हैं, इवन देन वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी कोई फिजिकल रीजन हो। फिजिकल रीजन मीन्स आप ये कह सकते हो कि सपोज किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से अगर मान लो किसी के जेनाइटल ऑर्गन्स पे किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है और उसकी वजह से हो सकता है कि उसमें अच्छे से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या अगर हम फीमेल की बात करें तो हो सकता है फिजिकल रीजन में उसकी जो यूट्रस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बेबी को होल्ड कर पाए। कंजेनाइटल होता है कुछ ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो हमें अपने माँ बाप से मिलती आ रही है और उसकी वजह से भी हो सकता है। ड्रग्स, अगर मान लो कोई भी मेल या फीमेल ज़्यादा ड्रग्स या स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो उसके भी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल मीन्स किसी की इम्यूनिटी वीक है या किसी का इम्यून सिस्टम ही बहुत ज़्यादा वीक है और उस वजह से वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है। या कई बार साइकोलॉजिकल मीन्स अगर मान लो किसी पर्सन के माइंड में स्ट्रेस है, वो टेंशन में है, इवन देन जो है जो चांसेस हैं कंसीव के वो ख़त्म हो जाते हैं। और जनरली ऐसा देखा जाता है खास तौर से हमारी कंट्री में कि अगर किसी कपल के बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पे मेनली जो फीमेल है उसी को ही ब्लेम किया जाता है। मीन्स यही माना जाता है कि जो लेडी है उसी के बच्चे नहीं हो रहे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम जो है दोनों के साथ हो सकती है, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी मेल। तो अब जगह जगह पर स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक नाम दिया गया है वो भी बनाए गए हैं ताकि लोग वहाँ पर जाके अपना प्रॉपर डायग्नोस करवाएं कि किसको प्रॉब्लम है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रीटमेंट ले। अब ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम तो हो मेल में और ट्रीटमेंट सारे दिए जा रहे हैं फीमेल को, तो उसका तो कोई वर्थ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट दैट हु इज एक्चुअली द पेशेंट, मेल या फीमेल।
तो इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में आप कह सकते हो आर्ट। इन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से ये पॉसिबल हो गया है कि अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प करके बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दी जा सकती है। तो अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम हर एक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, और वही चीज़ जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रही थी, बहुत सारी एब्रीविएशंस इसमें आएंगी, शॉर्ट फॉर्म, और इनका जो नाम है उसी से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस टेक्निक में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है दैट इज IVF। बहुत ही कॉमन वर्ड है, मे बी आप लोगों ने सुना भी होगा, और अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी गुड न्यूज, और उसमें भी इसी टेक्निक का जिक्र था। तो IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर भी मैं आपको दो वर्ड्स के बीच में मीनिंग बताना चाहूंगी। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है विट्रो, और एक वर्ड होता है वीवो। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? जब हम बात करते हैं इन विट्रो, तो विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी में, मतलब किसी के शरीर के अंदर ना करके जब हम किसी प्रोसेस को लैब में करते हैं देन दैट इज नोन एज द इन विट्रो। और जब कोई प्रोसेस किसी की बॉडी के अंदर होता है देन दैट इज नोन एज द इन विवो। तो जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है मीन्स जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन है वो फीमेल की बॉडी में होने की बजाय इन विट्रो मतलब लैब की कंडीशंस में किया जाता है। मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस। वैसी ही कंडीशन देने की कोशिश की जाती है जैसे हमारी बॉडी की है, वही टेम्परेचर, वही pH, वही फ्लूइड, लेकिन सारा प्रोसेस होगा बॉडी के बाहर एक लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल और फीमेल के गैमीट्स हैं उनको फ्यूज किया जाएगा, और फ्यूज होने के बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाता है उस एम्ब्रियो को फिर मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET भी बोलते हैं। और इस मेथड का जो कॉमन नेम है जिसको आम लोग जानते हैं दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी हम IVF को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाइफ है उसका ओवा लिया जाएगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर वाइफ जो है उसके एग अच्छे नहीं है, अच्छे इन द सेंस कि मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो कोई फीमेल भी यहाँ डोनर बन सकती है। इसी तरह से जो हस्बैंड है, वैसे तो हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाएंगे, बट अगर हस्बैंड के स्पर्म्स जो है वो इफेक्टिव नहीं है तो किसी मेल डोनर के भी स्पर्म्स लिए जा सकते हैं। बट इस सिचुएशन में जब डोनर मेल या डोनर फीमेल होते हैं तो वहां पर उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को बताई नहीं जाती कि ये किसके हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में या सभी कंट्रीज में जर्म बैंक्स यानी कि स्पर्म बैंक और ओवम बैंक होते हैं जहां पे लोग अपने ओवम या स्पर्म्स डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है बिल्कुल गुप्त रखी जाती है कि वो ओवम या स्पर्म किसके हैं। तो जो भी मेल या फीमेल है, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी डोनर है उनके यहाँ पर ओवम और स्पर्म को लेकर आपस में फ्यूज करवाया जाता है लैब में, और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जैसे ही वो जाइगोट बन जाता है उस जाइगोट को मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। बट अगर आपको ध्यान हो, हमने जब इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक किया था लास्ट चैप्टर में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब तक वो 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में है तब तक वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, और उसके बाद जैसे ही वो 16 to 32 स्टेज में आता है तो वो धीरे धीरे स्किप होकर यूट्रस में आ जाता है। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद हो तो हमने देखा था इधर फेलोपियन ट्यूब है, तो अगर वो 8 सेल स्टेज में है तो वो यहाँ पे होगा, बट अगर वो 8 से 16 स्टेज में आ जाता है तो वो इधर आके अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। तो यहाँ भी वही चीज है कि अगर तो हम एम्ब्रियो को उस टाइम इम्प्लांट कर रहे हैं जब वो 8 ब्लास्टोमेर मतलब 8 सेल स्टेज में है, तो उसको मदर के फेलोपियन ट्यूब में डाला जा सकता है। उस टेक्निक को हम बोलेंगे ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के इंट्रा मतलब अंदर ट्रांसफर करना। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेर से ज्यादा स्टेज में है, मीन्स उसमें 16 या 32 स्टेज है, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उस टाइम हम उसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, और तब हम उसे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी कि IUT, ताकि उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है, क्योंकि देखो बेटा लैब में आप उसको सेल स्टेज तक ला सकते हो, 16 सेल 32 सेल्स तक ला सकते हो, लेकिन उस सेल से एक पूरा बेबी बनाना लैब में पॉसिबल नहीं है।
तभी हम कह सकते हैं कि चाहे हमारी साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन इतनी ज्यादा तरक्की उसने नहीं की कि वो भगवान को भी जो है कंपटीशन में हरा दे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी नेचुरली ही है, तो इस स्टेज में आने के बाद उसको मदर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है ताकि बाकी की जो डेवलपमेंट है वो उसकी मदर की बॉडी के अंदर ही कंप्लीट हो। इसी तरह से इन वीवो फर्टिलाइजेशन से भी एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं और उनसे भी हम कर सकते हैं। ये चीज कब की जाती है कि सपोज करो कि कोई फीमेल है, उसके एग्स भी नॉर्मल हैं, उसका हस्बैंड जो है उसके स्पर्म्स भी नॉर्मल है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ऐसा रीजन हो कि वो जो फीमेल है उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। हो सकता है कि उसका जो यूट्रस है वो वीक हो या हार्मोन्स चेंजेस हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, उसकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो तो बन चुका है, लेकिन उस एम्ब्रियोज को वहां से निकालकर किसी दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके अंदर कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसको हम बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निक आती है GIFT, गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट वाज जाइगोट, यहाँ एक गैमीट। यहाँ पर क्या होगा, अभी तक जो हमने प्रोसेसेस पढ़े उनमें जाइगोट या एम्ब्रियो बनने के बाद मदर के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे थे। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में जो गैमीट होते हैं, मतलब कि जो ओवम है, ओवम को ही डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। कि मान लो कोई लेडी है, उसकी बॉडी में ओवम नहीं बन पा रहा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बाकी सारी कंडीशंस नॉर्मल है फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वैसे उसकी बॉडी बिल्कुल तैयार है, बस उसमें एग नहीं बन रहा। तो उस केस में वो किसी डोनर से ओवम लेकर उस लेडी की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज इक्सी। इक्सी मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर क्या है, जैसे अभी तक हमने IVF में देखा था, IVF में क्या था कि हम ओवम और स्पर्म का फ्यूजन करके एम्ब्रियो बना रहे थे, ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है, बट डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो स्पर्म है उसको ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। IVF में क्या होता है, IVF में बहुत सारे स्पर्म्स ले लिए जाएंगे और उन स्पर्म्स को ओवम के ऊपर थ्रो कर दिया जाएगा, तो वो नेचुरली, जैसे अगर कोई स्पर्म मोटाइल है तो वो खुद जाके उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। बट इक्सी जो टेक्निक है इसे हम वहां यूज करते हैं जहां पर किसी मेल के स्पर्म्स बिल्कुल ही नॉन मोटाइल हो, मतलब उनके स्पर्म के अंदर मोटिलिटी है ही नहीं, मूवमेंट है ही नहीं, तो वहां पर उसके स्पर्म को पकड़कर इंजेक्शन की हेल्प से ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्सी। तो ये और भी ज्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट प्रोसीजर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेथड आता है दैट इज AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि कई बार जो मेल है उसके जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब हमने 3rd चैप्टर किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जनरली मिलियंस की संख्या में एक इजैकुलेशन के दौरान जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उनमें से 60% भी मोटाइल नहीं है तो कंसीव होने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि कुछ मेल्स के इजैकुलेशन में जो स्पर्म काउंट है बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम संख्या में स्पर्म बनते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, यहाँ पर भी जो हस्बैंड है या जो डोनर है उससे सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा और उसे लेडी की वेजाइना या यूट्रस में इंजेक्शन के थ्रू भेजा जाएगा, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन की बजाय वहां पर आर्टिफिशियली उसको भेजा जाता है, तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मेन इसमें दिक्कत आती है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो अभी हमने इतने सारे मेथड किए ART, क्या ये करने इजी हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो यस डेफिनेटली इनमें प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है कि ये मेथड्स कोई भी सिंपल डॉक्टर नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो सेल्स हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इनको हैंडल करना, और दूसरा जब कोई चीज हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है तो बहुत थोड़ी देर में हो सकता है कि वो डेड हो जाए, तो उसको अलाइव रखना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की
ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से पूरा प्रोसीजर किया जाता है, जो माइक्रोस्कोप्स और नीडल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं, और इसी वजह से ये सारी जगह अवेलेबल नहीं होती। बहुत ही कम सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये टेक्निक अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल हो भी जाए तो भी बहुत कम लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लैक्स में इनका कॉस्ट जाती है। तो ऑब्वियसली जो गरीब है वो तो इसको अवेल नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई इमोशनल, रिलीजियस या सोशल फैक्टर्स भी इसके अंदर रुकावट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बात करी कि अगर किसी मेल या किसी फीमेल के स्पर्म और ओवम नहीं बन पा रहे तो वहां पर किसी डोनर का लिया जा सकता है। अब यही बात अगर हम सोच कर देखें और हम किसी को ये चीज़ सजेस्ट करें तो वहाँ पर यही बात आ जाएगी कि भाई डोनर का मतलब तो वो किसी और का बच्चा हो सकता है, या उसको रिलीजियस वे से जोड़ देंगे कि हमें नहीं पता कि ये जो एग लिया जा रहा है ये लेडी कौन से धर्म की थी। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में है, जिसकी वजह से ये मेथड इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब क्योंकि मेनली क्या है कि हमें बच्चा चाहिए, तो उसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो बच्चे अनाथ हैं उनको भी यहाँ पे अडॉप्ट वगैरह किया जा सकता है, लीगली लिया जा सकता है, तो वो भी एक बेस्ट मेथड है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये है कि उसे अपनी बॉडी के थ्रू या अपने एग्स के थ्रू प्रोड्यूस करना है तो वो इन मेथड्स को ऑप्ट कर सकता है।